एसआईआर फॉर्म सबका भरा गया है। पहले से पसंद था, जब शादी हुआ तो इसको गुदवाए हैं। इस समय हम कैंट विधानसभा क्षेत्र में हैं और बनारस के नगर निगम के हिसाब से बात करें तो वार्ड नंबर 1 में है। टेक्निकली कहा जाए तो यहीं से बनारस शहर शायद शुरू होता है। और हमारे साथ हैं इस समय कैंट विधानसभा से विधायक सौरभ श्रीवास्तव, जिनको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अपने विधानसभा में हर घर का दरवाज़ा नॉक करके एसआईआर फॉर्म्स के बारे में ये सबको जागरूक कर रहे थे। जिनके फॉर्म्स भरे गए हैं उनको ये बता रहे थे कि जिनके नहीं भरे हैं उन्हें भरवाओ। तो सबसे पहले सौरभ जी, आपका बहुत स्वागत है गांडीव डिजिटल पे। तो आइए हम सीधे गांडीव डिजिटल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत धन्यवाद। तो सीधे पहले सवाल की बात करते हैं। आप 2017 से बनारस में विधायक रहे हैं, लेकिन जिस सीट से आप विधायक हैं वो 1991 से आपके ही परिवार के पास में है। तो क्या आपको नेपो किड बोला जाता है राजनीति का? देखिए, मैं ज़रूर एक सामाजिक राजनीतिक परिवार से हूँ, पर मुझे लगता है कि ये मेरी कमज़ोरी नहीं, ये मेरी मजबूती है। मुझे बचपन से वह सब कुछ सीखने को मिला है जो जनता के लिए ज़रूरी है, जो राजनीति के लिए ज़रूरी है, जो समाज सेवा के लिए ज़रूरी है। मैंने वर्षों से अपने पिताजी और माताजी को लोगों की सेवा करते देखा है और आज वही मेरे लिए सबसे मजबूत आधार है। आपके पिताजी जो हैं इस प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, आपकी माताजी भी जो है काफ़ी समय तक उन्होंने विधानसभा में दिया। तो ये तो बात है कि बहुत ही अच्छे पार्लियामेंटेरियंस माताजी और पिताजी रहे। लेकिन एक उसमें मेरा ये सवाल था, ये इस वजह से भी थोड़ा पूछना था कि कैसा होता है एक राजनीतिक परिवार में, राजनीतिक घर में जीवन कैसा होता है, बचपना कैसा होता है? बचपन में मतलब आप जब स्कूल छोड़ने गाड़ी आती थी तो कितनी गाड़ियाँ होती थी, उसमें कितने गार्ड्स होते थे, कितने गनर होते थे? मैं आपके साथ अभी भी खड़ा हूँ और आपको यहाँ भी कोई गाड़ी और गनर नहीं दिख रहा है। मेरा क्षेत्र गलियों की विधानसभा है और मैं अक्सर 2 व्हीलर पर ही भ्रमण करता हूँ। मेरा कोई भी कार्य व्यवसाय ऐसा नहीं है कि मेरी जान को खतरा हो, इसलिए मैं कोई 3-4 गाड़ियाँ लेके गनर लेके नहीं चलता। मैं ट्रांसपोर्ट के जितने भी मोड हैं, साइकिल, बाइक, स्कूटर, ई रिक्शा, टेम्पो, पैडल रिक्शा, जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं मैं सारे यूज़ करता हूं। और कई बार तो ड्राइवर नहीं रहता है तो मैं किसी भी व्यक्ति से लिफ्ट लेके चला जाता। ये तो हमने आज आपके घर पे भी देखा कि आप बोले कि मुझे छोड़ दो, तो मैं लिफ्ट लेके भी निकल जाता हूं और मैं कहीं भी जाना हो लिफ्ट लेके पहुंच जाता हूं। मुझे अपने साथ कोई ऐसा ना अमला लेके मैं कभी चला हूँ, ना मेरे पिताजी कभी चले, ना मेरी माताजी। पिताजी भी मंत्री थे तो मैं देखता था कि लखनऊ से बनारस आ रहे हैं, रास्ते में वो जो फ्लीट की गाड़ियाँ उनका हूटर बज रहा है, लेकिन अतुलानंद स्कूल से बाएं घूमते ही पिताजी ने अपनी पूरे फ्लीट को कह रखा था कि शहर में ना कोई हूटर बजाएगा, ना किसी को डिस्टर्ब करेगा, जैसे बाकी लोग चल रहे हैं वैसे ही मैं चलूँगा और आराम से घर पहुँच जाऊँगा। तो हमारे परिवार में ना वीआईपी कल्चर कभी रहा है, ना कभी सुरक्षा की ऐसी कोई आवश्यकता रही है कि हम उस तरह से चलें। लेकिन एक परसेप्शन लोगों में बनता है ना कि अरे देखो मंत्री का लड़का है, उसके अंदर अकड़ होगी। हम वही जानना चाह रहे हैं कि बचपना जो था, वो जो स्कूल का समय था, वो कैसा, मतलब बचपने में मैं जब 8 साल का था तो मैंने साइकिल चलानी शुरू कर दी थी और मैं साइकिल से विद्यालय जाता था। मैं अपने स्कूल घर से साइकिल से जाता था और थोड़ा बड़ा होने के बाद में मुझे दीदी की बजाज सुपर, मैं छोटा था तो हमेशा सेकेंड हैंड चीज़ें मुझे मिलती थी, तो दीदी की बजाज सुपर मुझे मिली थी, फिर मैं उससे कॉलेज जाता था। तो जैसा बाकी बच्चों का बचपन होता है वैसे मेरा ही बचपन था। मैंने आपको पहले ही बताया कि चूँकि मेरे पिताजी की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से थी, जब वह 14 साल के थे तभी वो घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए थे। सन 1939 से 1956 तक वो संघ के प्रचारक रहे। 56 में उनको भारतीय जनसंघ में काम करने के लिए गए। 56 के बाद वो भारतीय जनसंघ में काम किया उन्होंने। तो संघ की पृष्ठभूमि से जो व्यक्ति होगा उसके अंदर आपको वीआईपी कल्चर नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हो गया आपका मतलब बचपना। आपने ग्रेजुएशन किया, फिर पीजीडीएम किया, फिर आप बिजनेस भी कर रहे थे।
एकाएक ऐसा क्या होता है कि जो है आप बोले कि नहीं बिजनेस नहीं करना है, अब जो है हमें राजनीति करनी है? देखिए, मैं 5 साल की उम्र में मैंने संघ की शाखा जाना प्रारंभ किया। बाद में मुझे संघ ने मुख्य शिक्षक का दायित्व दिया। शिवाजी शाखा जो उस समय की सबसे बड़ी शाखा हुआ करती थी, औसतन 60 से 70 स्वयंसेवक उस शाखा में होते थे, मुझे उसका मुख्य शिक्षक का दायित्व दिया गया। बाद में शाखा कार्यालय का दायित्व मिला। बाद में अभी संघ का जो तिलक नगर है, पहले वो गांधीनगर नाम से जाना जाता था, उस गांधीनगर का मुझे नगर संयम कार्यालय का दायित्व मिला। उसके बाद मैंने भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष का दायित्व मिला। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति में मैंने 4 साल काम किया। बहुत कम उम्र में पढ़ाई पूरी करके MBA करके मैंने व्यवसाय शुरू कर दिया। पहले तो मैंने BCom किया, MBA किया, फिर मैंने कहाँ से आप MBA किए? बनारस से BCom किया, लखनऊ से MBA किया, फिर मैंने लखनऊ में ही 19 महीने तक सेल्स की नौकरी की। और सेल्स की नौकरी करने के बाद जब मैंने काफ़ी अनुभव अर्जित कर लिया तो मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया। 17 साल व्यवसाय के दौरान मैं निरंतर पार्टी के किसी न किसी दायित्व पर रह के पार्टी का काम भी करता रहा। बहुत कम उम्र में व्यापार शुरू कर दिया था, तो पार्टी ने मुझे व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक बनाया। तो एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि आप जब व्यापार कर रहे थे तो आप राजनीति जो है मतलब यू आर डूइंग पॉलिटिक्स एज मूनलाइटिंग? जी नहीं, मैं व्यवसाय के साथ साथ निरंतर पार्टी का काम कर रहा था और पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक 2 साल तक मैंने उसकी जिम्मेदारी निभाई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में महानगर मंत्री रहा, फिर पार्टी में वाराणसी का महानगर उपाध्यक्ष रहा। इतने वर्षों तक काम करने के बाद 17 में पार्टी ने मुझे कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया और मुझे बड़ा गर्व होता है और हर्ष होता है बताने में कि 17 के चुनाव में पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को मेरी सीट पर सबसे अधिक वोट और सबसे अधिक लीड मिली। 22 में योगी जी प्रथम रहे, योगी जी की सीट प्रथम रही और मेरी सीट द्वितीय रही। 17 से 22 में 17 में जहाँ मेरी लीड लगभग 62,000 की थी, 22 में यहाँ पे पार्टी को 88,000 की लीड मिली। 26,000 की लीड 5 साल में बढ़ी। तो ये लीड के मामले में कंपटीशन योगी जी से? नहीं, बिल्कुल नहीं है। योगी जी से तो कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे अपने क्षेत्र की जनता के बारे में आपको बताने में ये हर्ष हो रहा है कि जनता ने 5 सालों में मेरी लीड कम नहीं की, लीड बढ़ाई और 26,000 की लीड बढ़ाई। ये मेरे काम पर जनता की मुहर है, आशीर्वाद है। क्योंकि बनारस से सांसद जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं मोदी जी। मोदी जी से कब मुलाकात हुई थी, पहली बार कब मिले थे? मोदी जी से पहली बार सन 2006 में मुलाकात हुई थी, जब वह गुजरात में मुख्यमंत्री थे और मैं एक व्यावसायिक यात्रा के लिए सूरत गया था। तो मैंने अपॉइंटमेंट मांगा, उनसे भी मिलने गया। उन्होंने मुझे टाइम दिया, काफ़ी देर तक उन्होंने मेरे साथ बनारस पे चर्चा भी की। पहली मुलाकात 2006 में हुई थी। उसके बाद 2014 में तो फिर जब आए 14 में तो मतलब कैसे मिलने गए थे आप? सभी लोग मिलने गए थे, पूरी पार्टी मिलने गई थी। हम लोग तो बड़े हर्षित थे कि एक ऐसे मनीषी को नेतृत्व मिलने जा रहा है काशी का, और आज उन्हीं के नेतृत्व का फल है। पहचाने वो जब गए आप मिलने, कह रहे तुम आए थे 2006 में? दरअसल वो भी प्रचारक थे और पिताजी भी प्रचारक थे, तो बहुत पुराना उन लोगों का आपस में संबंध था। और संघ की पृष्ठभूमि से पिताजी भी थे, मैं भी हूँ और वह भी हैं, तो इस नाते से पुराना संबंध। इस वजह से भी मोदी जी के बारे में थोड़ी मेरी जिज्ञासा है आप और मोदी जी के संबंध में, क्योंकि दोनों लोग की एक पृष्ठभूमि जो है लगभग सेम रही है, आपके पिताजी और। तो आप जब मोदी जी से मिलते हैं तो मतलब उनको कैसे एड्रेस करते हैं? सर बुलाते हैं, चाचा बुलाते हैं, अंकल बुलाते हैं कि मोदी जी बुलाते हैं? मोदी जी का एक ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके सामने जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहले फिर थोड़ी देर तक उनको देखते ही रह जाते हैं। उनको किसी और ही अलग है, मोदी अलग है। उनको किसी संबोधन से बुलाने का तो साहस ही नहीं होता और ऐसा लगता है कि एक आभास ही निकल रही है और हाँ, एक अलग ही वो होता है। और वो बहुत ही हम लोगों के लिए पूजनीय है, आदरणीय है। और एक बात और समझ लीजिए, चाहे कोई उनके परिवार के सदस्य हो, चाहे कोई पार्टी कार्यकर्ता हो, उनके लिए सभी एक समान है। जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता को उतना ही सम्मान देते हैं जितना किसी राष्ट्रीय पदाधिकारी को देते हैं। पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके लिए समान है, सबको समान नज़रों से देखते हैं, सबको सम्मान देते हैं, सबको आदर देते हैं, सबसे हालचाल पूछते हैं और सबको मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन आप अभी भी नहीं बताए कि आप उनको संबोधित कैसे करते हैं? उनके सामने तो उनको किसी नाम से संबोधन नहीं करते,
प्रणाम ही करते हैं। क्योंकि ये मेरा इस वजह से भी ये सवाल था कि कुछ दिन पहले बिहार चुनाव था जहाँ पे आपकी पार्टी ने एक बहुत अच्छी जीत जो है हासिल की है, तो वहाँ पे आपके ही एनडीए के साथी हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान को एक रैली में संबोधित करते हुए बोले मोदी जी कह रहे यार ये तो मेरे भतीजे समान आ जाता है, तो मैं ऐसे तुम कर देता हूँ। तो आपसे क्या आप करके बात करते हैं मोदी जी, तुम करके बात? नहीं, मोदी जी आप कह के ही सबसे बात करते हैं। मोदी जी सबसे आप कह के बात करते हैं। कोई युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हो, कोई बूथ अध्यक्ष हो, किसी से भी हो, सबसे आप कह के ही बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय आपका हम नहीं लेंगे क्योंकि आपको आगे भी जाना है, आपके कार्य हैं। बनारस कैंट विधानसभा, फिर एक सवाल में बीच में हम छोड़ दिए थे। आपने बताया कि 2017 में पार्टी ने आपको टिकट दिया। एक हम रिसर्च कर रहे थे आपके बारे में, तो हमें एक चीज़ पता लगी कि 2017 में करीब टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था 24 जनवरी या 26 जनवरी, डेट में थोड़ा एक बोर्ड लगा था गुलाब बाग में जो ऑफिस है भाजपा का, उसके बाहर एक बोर्ड लगा था कि हमने जो है श्रीवास्तव परिवार, लिखा तो बहुत लंबा है, हम उसको संक्षिप्त में करेंगे कि पहले जो है हमने हरिश्चंद्र जी को झेला, फिर हम ज्योत्सना श्रीवास्तव को झेल रहे हैं, अब हमें जो है सौरभ श्रीवास्तव को झेलना पड़ेगा। आगे क्या हम, मोदी जी से ही सवाल था वो एक तरीके का, फिर वो बोर्ड हटा भी दिया गया कि अब हमें आगे क्या उनको भी झेलना पड़ेगा, सौरभ श्रीवास्तव के बच्चों को भी झेलना पड़ेगा। और सवाल कंप्लीट होने दीजिए। दूसरा वीडियो कुछ दिन पहले का है, मोदी जी आने वाले थे बनारस में और सौरभ श्रीवास्तव फील्ड पे दिखते हैं। एक आरपीएफ के जवान से शायद आपकी नोकझोंक हो गई थी एक कार्यकर्ता के लिए ही। वो बोर्ड भी कार्यकर्ताओं ने लगाया था और ये वीडियो भी कार्यकर्ताओं ने ही जो है ट्विटर और सोशल मीडिया पे अलग अलग माध्यमों से शेयर किया कि नेता हो तो ऐसा हो। ये ट्रांजिशन के बारे में बताइए कि एक परसेप्शन बना था कि क्या सही बात थी कि आपको लोग नहीं पसंद कर रहे थे? देखिए, पार्टी हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जब हमारा परिवार इतना बड़ा होता है तो कभी कभी कुछ खटपट भी होती है, लेकिन हम लोग उसको आपस में अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं। पार्टी का टिकट किसी की बपौती नहीं है, पार्टी सभी कार्यकर्ताओं की है, सभी कार्यकर्ता आवेदन करते हैं। पार्टी में हमारे परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। पार्टी में कभी भी आप ऐसे नहीं देखेंगे कि अचानक से किसी नेता का बेटा आया और उसे लड़ा दिया। हर व्यक्ति को कार्यकर्ता होना अनिवार्य है और पार्टी में ऐसी कोई मनाही भी नहीं है कि कोई नेता काम कर रहा है तो उसका बेटा काम नहीं करेगा या उसकी पुत्री काम नहीं करेगी या उसकी पत्नी काम नहीं करेगी। कई आपको आपको पार्टी में ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिसमें परिवार में 3-3 लोग कार्यकर्ता हैं, अलग अलग दायित्व पे काम कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी सभी कार्यकर्ताओं के लिए खुली है। बड़ी संख्या में लोग टिकट के लिए आवेदन करते हैं और पार्टी किसी न किसी एक को टिकट देती है। तो जिसको टिकट देती है वो लड़ती है, फिर सारा विरोध समाप्त हो जाता है, सारे कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ते हैं। आप उस बोर्ड को और उसके नीचे लगे जो लोग खड़े हैं उनकी फ़ोटो निकालिए और फिर आप चुनाव की फ़ोटो निकालिए, तो उस बोर्ड के साथ जो कार्यकर्ता खड़े थे आपको वो सब चुनाव में काम करते नजर आएंगे। देखिए, हमारा प्रत्याशी जो है वो फिक्स है, वो है कमल का फूल, ये है हमारा प्रत्याशी। हम इसे जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं। हमारी पार्टी में टिकट किसी को मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सब कार्यकर्ता मिलकर लड़ते हैं और हम सब कार्यकर्ता मानकर चलते हैं कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है। कोई एक व्यक्ति जीत कर जाएगा, वो लखनऊ सबकी बात पहुंचाएगा, पर यहाँ क्षेत्र में सब समान है, सब मिलकर काम करेंगे। इसी भावना के साथ हमारी पार्टी काम करती है। ये था आपका पहला विषय। दूसरा विषय आपका रेलवे स्टेशन का था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस मार्ग से गुजरने वाले थे और उस मार्ग पर, उस पॉइंट पर स्वागत की जिम्मेदारी कैंट विधानसभा के कार्यकर्ताओं को मिली थी। कैंट विधानसभा के कार्यकर्ता बनारस रेलवे स्टेशन के, आप उस पार जाइए 1 नंबर स्टेशन की तरफ, तो पूरा रानीपुर, तुलसीपुर, ये सारे कार्यकर्ता उधर से पैदल चल के इस पार आते हैं और आरपीएफ के कुछ अधिकारियों ने पूरे रास्ते को बंद कर दिया था। हमारे कोई कार्यकर्ता स्वागत के लिए पहुंच नहीं पा रहे थे। मैंने पहले आरपीएफ के अधिकारियों से अनुरोध किया कि आप वहां से खोल दें कि कार्यकर्ता आ जाएं। जब उन्होंने असमर्थता व्यक्त की तो मैंने कहा अच्छा, मैं स्वयं चला जाता हूं और जाके वहां जो अधिकारी हैं उनसे बात करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता इधर आ जाएं। इस पर एक अधिकारी था जिसने हमारे सीने पर हाथ लगा के हमें रोक दिया और कहा कि हम आपको नहीं जाने देंगे। मुझे क्रोध इस बात पर आया था कि ये पॉइंट हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत का मिला है। इस पॉइंट पर अगर कार्यकर्ता पहुँचेंगे नहीं, लोग पहुँचेंगे नहीं, तो हम उनका भव्य स्वागत कैसे कर पाएंगे। काशी के भाजपा कार्यकर्ता हो या काशी की जनता हो, मोदी जी की एक झलक के लिए हम लोग
अंदर से हमारे टीस उठती है, कलक उठती है कि हमें मोदी जी को देखना है। सबके मन में इच्छा होती है। ये शायद मेरी विधायक की जिम्मेदारी है तो मैं कुछ ज़्यादा मिल लेता हूँ, लेकिन हमारे बूथ के कार्यकर्ता भी हैं, हमारे वार्ड के कार्यकर्ता भी हैं, सबको उन्हें सामने से देखने का मन करता है। वहाँ हमारा मंच बना हुआ था और आरपीएफ के उस अधिकारी की वजह से कार्यकर्ता आ नहीं पा रहे थे। उसने जब मुझे सीने पे हाथ लगा के रोका तब मुझे निश्चित रूप से क्रोध आया। क्रोध नहीं आना चाहिए था, मुझे तभी संभालना चाहिए था, लेकिन इंसान का मन है, एक लग रहा था कि अरे हम मोदी जी का स्वागत नहीं कर पाएंगे, उसमें मुझे थोड़ा सा क्रोध आया था। बाद में उसने भी मुझे क्षमा मांगी, मैंने भी अपने क्रोध के लिए उससे क्षमा मांगी और हम दोनों अधिकारी गले मिले, मामला सेटल हो गया और हमारे कार्यकर्ता वहां आ गए। हमने मोदी जी का एक भव्य स्वागत किया, यही विषय था। इसमें एक बीच में हम आपको काटेंगे कि जो आपने बताया कि मोदी जी को देखने की एक टीस उठती है, ये बस भाजपा में नहीं है, अक्रॉस पार्टी लाइन। वो आने वाले जनता में ही थी पूरी। ये चाहे आदमी सपा का हो, बसपा का हो, किसी भी पार्टी का हो, मोदी जी आए हैं तो लोग तो लाइन लगाते हैं। सभी को मन करता है, सभी को मन करता है आने का। और जो उनके स्वागत के लिए सड़क पे लोग आते हैं, अगर आप उनका इंटरव्यू ले लें तो उसमें आपको कुछ दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता भी मिलेंगे मेरा भी जो बधे हुए वहाँ, लेकिन उनका मन मोदी जी के साथ है। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ से विधायक, आप दूसरे टर्म के विधायक हैं, आपको ज़्यादा अच्छा कौन लगता है, मोदी जी या योगी जी? मोदी जी और योगी जी दोनों हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। दोनों के प्रति हम कार्यकर्ताओं के मन में बहुत सम्मान है। मोदी जी निश्चित रूप से देश ही नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अगर आप योगी जी से भी पूछेंगे कि आपका सबसे प्रिय नेता कौन है, तो वो मोदी जी का नाम लेंगे। एक होती कार्यशैली होती है कि हमें इस नेता की कार्यशैली ज़्यादा अच्छी लगती है। हमें अपनी पार्टी के हर नेता की कार्यशैली बहुत अच्छी लगती है। मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और मोदी जी योगी जी की भी पहली पसंद है। हम सभी मोदी जी को मन से मानते हैं, उनका स्थान मन में है, एक नेता के तौर पे नहीं, एक अभिभावक के तौर पे। आप उनके सारे भाषण देख लीजिए, वो बच्चों की चिंता करते हैं, युवाओं की चिंता करते हैं, बुजुर्गों की चिंता करते हैं, सैनिकों की चिंता करते हैं, व्यापारियों की चिंता करते हैं, समाज के हर वर्ग, हर जाति, सभी की चिंता एक पिता की तरह करते हैं, अभिभावक की तरह करते हैं। इस नाते से मोदी जी को पूरा देश अपने अभिभावक के रूप में ही देखता है। उनके प्रति जो मन में प्यार है वो एक नेता की तरह नहीं, वो एक अभिभावक की तरह है। लेकिन आपने अभी भी नहीं बताया कि आपको ज़्यादा कौन पसंद है, मोदी जी या योगी जी? हमें मोदी जी पसंद है, हमें अमित शाह जी पसंद है, हमें योगी जी पसंद है, हमें एक नाम बताइए, एक नाम बताइए सौरभ जी। के हर नेता से प्रेम है, सभी हमारे बड़े हैं। आप एक तो मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए आप जिन नेताओं की बात कर रहे हैं उन्हें भी मोदी जी सबसे अधिक पसंद है। हम बस दो नेताओं की बात कर रहे हैं। मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, मोदी जी योगी जी को भी सबसे अधिक पसंद है। साफ तो बोल रहा हूँ, नहीं लेकिन आपने अभी भी नहीं। साफ तो बोल रहा हूँ कि मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, मोदी जी अभिभावक समान है, मोदी जी योगी जी को भी सबसे अधिक पसंद है। मोदी सौरभ श्रीवास्तव एक फायर ब्रांड नेता तो है ही, लेकिन बहुत अच्छी डिप्लोमेसी जो है आपके एंड से देखने को मिल रही है। खैर हम इस सवाल को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप इस सवाल को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। एक और चीज़, बनारस में इस समय एक नाम बहुत चर्चे में है, आपने भी सुना ही होगा, शुभम जायसवाल, कफ सिरप माफिया। इस पे क्या कभी आपकी, मतलब क्योंकि बनारस में हर बड़े नेता के घर में उसका आना जाना था, क्या कभी आपसे भी मुलाकात हुई थी? नहीं, मैंने एक दिन मैं कहीं शहर के बाहर गया था, मैं लौटा तो मैंने शहर में अचानक सैकड़ों हजारों की संख्या में होर्डिंग लगे देखे। वो होर्डिंग मेरे ख्याल से दीपावली की बधाई के थे, तो तभी मेरा चेहरा मेरे संज्ञान में आया। इसके पहले कहीं हम लोग मिले या नहीं मिले ऐसा मुझे याद नहीं आता। अगर वो पार्टी के कार्यक्रमों में या पार्टी के नेताओं के यहाँ जाते हैं तो ज़रूर कहीं भेंट हुई होगी, लेकिन ऐसा स्मरण में नहीं है। क्योंकि इस समय ये कफ सिरप मामला काफ़ी तूल पकड़ा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि शुभम जायसवाल दुबई भाग गया है, उनके पिताजी को खैर गिरफ्तार किया गया था कलकत्ता एयरपोर्ट से। तो आपको क्या लगता है, क्या ये इतना बड़ा? यदि किसी ने गलत किया है तो वो कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे छोड़ेगी नहीं, कार्यवाही होगी, पूरी तरह से होगी। किसी भाजपा कार्यकर्ता ने भी कभी कोई गलत काम करेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और ये आपने हमेशा देखा है, समाजवादी पार्टी के नेता ऐसा बोलते हैं कि लड़के हैं भूल हो जाती है।
भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं बोलती। भारतीय जनता पार्टी अभी अपने सभी कार्यकर्ताओं को साफ संदेश देती है कि यदि आपको समाज की सेवा भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले करनी है तो आपको अपना चरित्र, अपना कार्य ठीक रखना होगा। यदि आप कुछ गलत करेंगे तो सरकार या पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं होगी। लेकिन इस समय इस मामले को सबसे ज़्यादा जो है समाजवादी पार्टी ही उठा रही है, जो कि इस समय आपके जो है अपोजिशन में। समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, उसको मुद्दे लेकर उठाना ही चाहिए, उसमें क्या गलत बात है। लेकिन कार्यवाही में कोई कमी होगी तब ना वो कुछ उठा पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ एक बात, हम लोग एक बहुत लंबे समय तक विपक्ष में थे। माताजी और पिताजी का एक कार्यकाल, पिताजी का छोड़ दीजिए, तो पूरा कार्यकाल हम लोग विपक्ष में थे। विपक्ष में हम लोग जनता की समस्याओं से जुड़े मुद्दे उठाते थे। कहीं भी कोई समस्या देखते थे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम देखते थे तो वहाँ जाके बैठते थे। आपको ध्यान में होगा कि एक बार सीवर जाम खुलवाने के लिए मैंने 4 दिन का अनशन किया था, क्योंकि सपा की सरकार में हम लोग सीवर जाम की समस्या बताते थे, उसका समाधान नहीं होता था। तो मैंने 4 दिन का अनशन करके उसे साफ कराया था। अब हम सत्ता पक्ष में हैं तो भी जनता की कोई समस्या होती है तो सबसे पहले हम ही पहुंचते हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के लोग ये ट्विटर खेलते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, क्षेत्र में कहीं नहीं रहते। हम चाहे विपक्ष में थे और हम चाहे सत्ता में हैं, जनता से जुड़े हर मुद्दे पे, उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए सड़क पे आपको हम ही नजर आएंगे। कहीं भी कोई समस्या होगी वहाँ हम ही आपको पहुंचकर काम कराते दिखेंगे। अंतर ये है कि पहले हमें आंदोलन करना पड़ता था, कोई समस्या हो उसके लिए वहाँ धरना देना पड़ता था। अब क्या है, अब हम वहाँ पहुँचते हैं, अधिकारियों को बुलाते हैं और काम कराते हैं। पहले भी हम ही मैदान में थे, अभी भी हम ही मैदान में हैं। वो सोशल मीडिया के खिलाड़ी हैं, उनको सोशल मीडिया पे रहना दीजिए। हम लोगों के हृदय में वास करते हैं। लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया भी तो उतना ही ज़रूरी है। सोशल मीडिया का हम भी पूरा प्रयोग करते हैं, पर हम अपने काम को दिखाते हुए प्रयोग करते हैं। और वो सोशल मीडिया पे कहीं आंदोलन करते भी नजर नहीं आते, वो घर बैठ के ही ट्वीट करते रहते हैं। अंतिम चरण में चलते हैं, क्योंकि आपको भी शायद समय का थोड़ा सा पाबंद है। अनिल श्रीवास्तव आपकी माता जी के सामने भी लड़े और आपके भी सामने लड़े, कैसे संबंध है उनसे, बातचीत होती है? बहुत ही अच्छे संबंध हैं। अनिल भैया बहुत ही व्यवहारिक नेता हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में गलत व्यक्ति फंसा हुआ है, पार्टी की तरफ से गलत व्यक्ति। अनिल भैया का व्यवहार लोगों के साथ बहुत अच्छा है। मैं तो उन्हें कहीं देखता हूँ, अगर मैं बैठा हूँ तो तुरंत कुर्सी उनके लिए छोड़ता हूँ, बड़े भाई की तरह हैं। और उनके जैसा सामाजिक व्यक्ति, उनके जैसा सरल व्यक्ति, उनके जैसा सहज व्यक्ति, उनके जैसा व्यावहारिक व्यक्ति, मुझे लगता है उन्हें भाजपा में होना चाहिए। वो गलत पार्टी में फंसे हुए हैं। आप अपना वोट तो उनको नहीं डाल देते ना? मेरा वोट मेरे जन्म भर के लिए, जीवन भर के लिए कमल के फूल के साथ बंधा हुआ है। हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग सिद्धांतों के लिए, सामाजिक सेवा के लिए मैदान में है। राजनीति कोई हमारा कैरियर नहीं है और इस नाते से हमारा वोट कमल को छोड़ के कभी कहीं नहीं जा सकता। बनारस की 1-2 बातें हैं। इस समय शहर में 2 बड़ी समस्याएं चल रही हैं, ये आपकी विधानसभा क्या पूरे शहर में है। एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, जो दिल्ली का है, हम बनारस की बात करेंगे। धूल जो है वो हर जगह उड़ रही है, पहला। और दूसरा सवाल ये है कि बनारस में ट्रैफिक, इसको लेके आप क्या काम कर रहे हैं? उम्र कितनी हुई? अभी तो बहुत छोटे हैं। कितनी उम्र हुई? 30 साल। 30 साल आपकी उम्र कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है यहाँ 2017 में, हम बैठे हैं 2025 में। 8 वर्ष पूर्व काशी की सड़कों पर जो धूल की स्थिति थी, क्या वो अभी है? अब ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। इसमें मेरा जवाब एकदम सीधा है, हाँ है। स्थिति खराब है। नहीं, फिर आप ये पत्रकारिता धर्म निभा रहे हैं। आप काशी की जनता की तरह अगर जवाब देते तो आप बिल्कुल कहते कि 8 वर्ष पूर्व काशी की जो स्थिति थी वो अब नहीं है। काशी में बहुत बड़ी संख्या में सड़कों का निर्माण हुआ है, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। सड़क के किनारे जो कच्चे थे, जहाँ से धूल उड़ती थी, वहाँ उसको भी पक्का किया गया है। दूसरा सवाल आपका ट्रैफिक का था। ट्रैफिक के मामले में जितना भाजपा सरकार ने काम किया उतना कभी नहीं हुआ। सामने घाट रामनगर पुल जो सन 2002 में शिलान्यास हुआ था, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की 5 वर्ष की सरकार चली गई, अखिलेश जी की, मायावती जी की 5 वर्ष सरकार चली गई, अखिलेश जी की 5 वर्ष सरकार चली गई, 15 वर्षों में पुल नहीं बन पाया। योगी जी की सरकार आई, मैंने रोज उस पुल पे जाना शुरू किया, अल्टरनेट डे मैं उस पुल पे जाता था। रिकॉर्ड 8 महीने में पुल बन के तैयार। बहुत वो पुल
महमूरगंज मंडवाडी पुल, वो भी निर्माणाधीन था, वर्षों से नहीं बन रहा था, उसे हमने रिकॉर्ड समय में पूरा कराया। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने कितना जाम रहता था, कैंट रेलवे स्टेशन के सामने पुल बनकर तैयार हुआ। अंधरा पुल चौका घाट हमेशा जाम रहता था। लहरतारा से लेके फुलवरिया शिवपुर पुल तैयार हुआ। आज कचहरी जाने वाला, एयरपोर्ट जाने वाला पूरा ट्रैफिक उस पर शिफ्ट हो गया और अंधरा पुल और चौका घाट पे जाम कम हो गया। इतने पुल बने, कजाकपुरा का पुल बन के अभी कंप्लीट हो गया, लोकार्पण होने वाला है। लेकिन हमारी पार्टी ऐसी है जिसने लोकार्पण के लिए यातायात रोका नहीं है, लोकार्पण के पहले ही जनता के लिए उसे खोल दिया गया है। इसके बाद मैंने मंडवाडी चौराहे पे एक पुल स्वीकृत करा दिया है, टेंडर हो गया है, शिलान्यास हो गया है, भूमि पूजन भी मैंने कर दिया है, काम शुरू हो गया है। मंडवाडी चौराहे पे पुल बनने जा रहा है, तो जो एयरपोर्ट से ट्रैफिक आ रहा है वो मंडवाडी चौराहे पे सीधे ऊपर से निकल जाएगा। भिखारीपुर तिराहे पे पुल स्वीकृत हो गया है, उसे भी करा रहे हैं। और जो हमने ककरमत्ता वाला पुल बनवाया था, पिताजी के शासनकाल में बना था, पिताजी ने बनवाया था, आपको याद होगा, मंडवाडी ककरमत्ता पुल। उस मंडवाडी ककरमत्ता पुल जहाँ वो उतरता है, जेपीस नगर कॉलोनी का मोड़ है, वहाँ जाम लगता है। तो अब हम डिजाइन में चेंज कर रहे हैं, इसी मंडवाडी वाले पुल को सीधे भिखारीपुर वाले पुल से जोड़ेंगे, लोग ऊपर ऊपर चले जाएंगे, नीचे का जाम खत्म हो जाएगा और एक ब्रांच नीचे उतारेंगे। इसके सिवा अब आगे की योजना सुन लीजिए। भिखारीपुर के बाद सुंदरपुर पे एक पुल स्वीकृत। आप तो पूरा मैनिफेस्टो बता देंगे, लेकिन ट्रैफिक का पूरा सुन लीजिए। सुंदरपुर पे एक पुल स्वीकृत हो गया है, सुंदरपुर चौराहे पे पुल बनने जा रहा है, वहाँ का जाम खत्म हो जाएगा। सब्जी मंडी की वजह से जाम रहता है, नरिया पे और बीएचयू के सामने जाम रहता है। तो हमारी योजना बन रही है, सामने घाट पे जो पुल है वहाँ एक रोटरी बनाएंगे, एक और पुल वहाँ लाकर जोड़ेंगे और वहाँ से पुल से ही ऊपर लोगों को नरिया लेकर आएंगे। तो जो सामने घाट से उतर के लंका चौराहे पे जाम लगता है, लंका चौराहे का जाम भी खत्म हो जाएगा। इसके सिवा पॉपुलर हॉस्पिटल हमने देखा होगा, ये तो आप आगे की परियोजना बता रहे हैं। पॉपुलर हॉस्पिटल के सामने एक अंडरपास स्वीकृत हो गया, टेंडर हो गया, शिलान्यास हो गया, अंडरपास भी वहाँ बनने। जी, आप बोलने नहीं देते। मंडवाडी रेलवे क्रॉसिंग के सामने 1 फुट और भी स्वीकृत हो गया, टेंडर हो गया, शिलान्यास हो गया, काम चालू हो गया, वहाँ 1 फुट और भी बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, काशी के ट्रैफिक में सबसे बड़ी दिक्कत है बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों से। ये जो पर्यटक आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद इनकी वजह से काशी की अर्थव्यवस्था में बूम आया है, 3 गुने 4 गुने काशी की अर्थव्यवस्था बढ़ गई है। जो ट्रैफिक की समस्या आया है उसके लिए मोदी जी ने रोपवे दे दिया है, रोपवे चालू होने के बाद वहाँ की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। आप बोलने नहीं देते हैं। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो किसी पत्रकार को बोलने ना दे। अब आपकी बात। आप बोलने नहीं देते हैं। और शायद जो है ग्रीष्मकालीन सत्र में आगरा विधायक जो है बिल्कुल कोई माई के लाल है नहीं जो पत्रकार को बोलने ना दे। पत्रकार बोलेगा, लेकिन पत्रकार को भी सामने वाला जिससे सवाल किया है उसे जवाब सुन लेना चाहिए। सौरभ जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक चीज़ है, जाते जाते हमारे सब्सक्राइबर्स को बोल दीजिए कि थोड़ा हमें भी सब्सक्राइब कर ले। हम गांडीव हैं, बनारस के सबसे पुराने अखबार, अब डिजिटल पे आ गए हैं। गांडीव अखबार काशी की एक धरोहर है, काशी की थाती है। हम लोग बचपन में जब बहुत छोटे थे तब से गांडीव अखबार निरंतर घर आता था और हम उसको पढ़ते थे। तो गांडीव अखबार बनारस की थाती है, धरोहर है। मैं काशी की जनता से निवेदन करूंगा कि गांडीव अब आधुनिक हो चुका है, डिजिटल संस्करण आ चुका है। मैं आज आपको सब्सक्राइब करने जा रहा हूं और मैं काशी की जनता से निवेदन करूंगा गांडीव के डिजिटल इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने फेसबुक, अपने सोशल मीडिया पे इनका लिंक शेयर करूंगा। आप सभी से निवेदन है कि इन्हें सब्सक्राइब करें। काशी की हर खबर को समय पर पाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम गांडीव का डिजिटल संस्करण साबित होने जा रहा है। मुझे मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और बतौर सामाजिक कार्यकर्ता हमारा आपको हमेशा सहयोग रहेगा। हम हर खबर तक आपको पहुंचाने में आपका सहयोग भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी।